खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर की खबरों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, आपको अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी बताएंगे, अमरीका से लेकर दीगर मुल्कों के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और आपको ग्राउंड ज़ीरो की तलख हक़ाइक़ से भी रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। 9:40 पर फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप और हम एक बार फिर आज बात करेंगे, हुकूमत तक आपके मसाइल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे उन सभी मामलात और मुश्किलों का निपटारा कर पाए। करते हैं शुरुआत आज के प्रोग्राम की और आपको बताते चले कि नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है आसिफ रशीद, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तारीख के आईने से। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत आज के दिन के हवाले से करेंगे। तारीख में आज का दिन क्यों अहम है और दुनिया भर के अंदर आज का दिन अलग अलग वाक़यात के लिए याद किया जा रहा है, तकरीबात हो रही हैं। और सबसे पहले भारत की बात करते हैं, चूँकि 1862 में आज ही के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया था, 14 अगस्त 1862 को। 1917 में आज ही के दिन चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। आज ही की तारीख थी 1917 में। साल 2006 का इराक के लिए आज का दिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं गुजरा था, क्योंकि इराक के कहतानिया में बमबारी की गई थी। 400 अफराद एक ही जगह मारे गए थे और 600 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। कई लोग बेघर हुए थे और एक गुंजान आबादी वाला इलाका जो आज के वक्त में जहां पर चंद लोग नजर आते हैं। 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बना और आज पाकिस्तान यौम आज़ादी मना रहा है। 14 अगस्त इसलिए भी काफ़ी अहम है। दीगर कुछ वाक़यात पर भी नज़र दौड़ाते हैं। 1924 की बात करें तो मशहूर अदीब और सहाफ़ी कुलदीप नैयर, जिनके आज यौम पैदाइश जिनका है और हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से उनको याद किया जा रहा है। 1971 में बहरीन को 110 साल बाद बरतानवी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। आज ही का दिन था, यानी पाकिस्तान के साथ साथ बहरीन भी आज यौम आज़ादी मना रहा है। 1975 में पाकिस्तानी फ़ौज ने सदर मुजीबुर रहमान का तख्ता उलट दिया था। आज ही का दिन था जहां पर एक तरफ बहरीन 110 साल बाद बरतानवी हुकूमत से आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1971 को, और दूसरी तरफ आज के दिन 1975 में पाकिस्तानी फौज ने सदर मुजीबुर रहमान का 14 अगस्त को आज ही का दिन था जब उनका तख्ता उलट दिया गया था। चलिए जी, ये तो थी तारीख के पस मंज़र में आज के कुछ अहम झलकियां कि क्या कुछ हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा ख़बरों की करते हैं और ख़बरों में सबसे पहले आज बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, क्योंकि पिछले 48 घंटों के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं और अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनका बड़ा बयान भी सामने आया है। काबुल के करीब पहुंची तालिबान, और जब काबुल के करीब तालिबान पहुंची है तो बयानात और काउंटर बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कमोबेश माना जा रहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी इजाफी फ़ौजी क़ुव्वत जो है वो वहाँ पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि जो उनके अफराद वहाँ पर है उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए, वहाँ से निकाला जाए। और साथ साथ अमेरिका के अंदर जितने भी काउंसिल खाने हैं, गैर मुल्की काउंसिल खाने हैं, लगभग वो आज के दिन में अब खाली पड़े हैं। अब तक 18 सूबों से ज़्यादा इलाकों पर जो है वो काबिज़ हो गया है। अगर आप अफ़गानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को इस वक्त देखेंगे, जो एदाद शुमार सामने रखे जा रहे हैं, उसके मुताबिक कुल मिलाकर 34 प्रोविंसेस हैं, 34 प्रोविंस है तालिबान जो टोटल अफ़गानिस्तान के। उस वक्त इस अभी 18 के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो तालिबान का ले लिया गया है और अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 60% से ज़्यादा इलाके पर तालिबान ने अपना कब्ज़ा जो है वो बना लिया है। इधर अशरफ गनी के हवाले से ख़बर ये है कि तालिबान के साथ पीस डील जो वो करना चाहते थे, पावर नेगोशिएशन करना चाहते थे, उसमें नाकामी हुई है और आज किसी भी वक्त अशरफ गनी जो है वो मकामी टेलीविज़न चैनल पर आकर अपने मौक़िफ़ की वजाहत भी कर सकते हैं। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका के सदर ने 30 दिन का हदफ मुकर्रर किया है और 30 दिन के हदफ के अंदर उनका मानना है कि 30 दिन के अंदर अंदर काबुल मुकम्मल तौर पर, अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में होगा। इधर नेटो अफवाज ने भी तालिबान के कई लीडरों के साथ मशावरत
और मुलाकातों का सिलसिला तेज़ कर दिया है और दरपर्दा मुज़ाकरात के ज़रिए से काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक और अब थोड़ी देर पहले जो सुहेल शाहीन है, तालिबान के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनका भी बड़ा बयान आया और भारत को लेकर उनके बयान को काफ़ी पजीरा, काफ़ी अहमियत के साथ जो है वो देखा जा रहा है। सुहेल शाहीन का मानना है कि भारत ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान अवाम को और अफ़गान की तमीर नौ के अंदर अपना रोल निभाया है, उसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। वो माजी है और माजी को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के अंदर राहें कैसी होंगी वो आने वाला वक्त तयन करेगा। जी आसिफ। बिल्कुल। इस बीच अफगानिस्तान के जो पहले नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उनका भी ट्वीट सामने आया और उन्होंने एक बार फिर वजाहत कर दी कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें ज़रा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा, 4-5 तस्वीरें आपको बताएंगे। ये वो तस्वीर है जो कंधार की है और इसके आसपास के इलाकों की, जहां पर मुकम्मल कंट्रोल अब तालिबान के पास चला गया है। और यहाँ पर जश्न की तस्वीरें भी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारी किस कदर पहले से की गई थी और इसलिए मामूल के मुताबिक चीज़ें तो चल रही है, लेकिन कंट्रोल अब तालिबान के हाथ में। कंधार की पहली तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर है जहां पर जश्न मकामी लोगों की तरफ से उस वक्त मनाया गया जब बड़ी तादाद में तालिबान गाड़ियों के जरिए काफिले की शक्ल में कंधार पहुंचे और उस इलाके के अंदर पहुंचे जहां कल तक अफगान फोर्सेस, नेटो अफवाज एक साथ नजर आती थी। और उस इलाके के अंदर जहां पर ये मेन गेट है, मेन गेट तस्वीरें उस मकाम की जो कंधार का एयरपोर्ट है। ये तीसरी तस्वीर अंदर की, एयरपोर्ट के अंदर की, जहां पर जितने भी हेलीकॉप्टर, जो फौजी तैयारे थे, 1 दर्जन से ज्यादा हैं, कल तक ये अफगान फोर्सेस के पास थे, अमेरिकन फोर्सेस के पास थे, नेटो अफवाज के पास थे। लेकिन आज एक बार फिर तमाम जो जदीद आलात हैं, हाई लेवल की जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर माना जाता है कि इस सूबे का ज़्यादा इस्तेमाल होता था इस सूबे से, तो वो अब उनके पास चला गया है। ये चौथी तस्वीर, जनरल राजिक जो कि अफगान फौज के जनरल कमांडर हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त, उनके पोस्टर पर पथराव हो रहा है तालिबान जब पहुंचे। ये पांचवी तस्वीर जहां पर मकामी लोग आगे आए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जो पनाहगुज़ीन है उनको खाना दिया जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर इशफाक, जहां पर अफगानिस्तान के अंदर कंधार एयरपोर्ट पर कब्जा किया गया तो उस वक्त आगे आगे अफगान फोर्सेस और पीछे पीछे तालिबान जो पीछा कर रहे थे अफवाज का, और वो यहाँ से भाग निकले। जो एक दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि जहां पर जो सरकार में कुछ लोग काम करने वाले नुमाइंदे, कुछ वजीर यहां से निकल गए थे और इसी तरीके से एयरपोर्ट की तरफ एक बार फिर भागते हुए काफिले की शक्ल में अफगान फोर्सेस नजर आई। यानी साफ तस्वीर ये बताती है कि कंधार मुकम्मल कंट्रोल में अब चला गया है तालिबान के। और इसके बाद किसी भी वक्त जो ज़राए से खबर आ रही है कि सदर अशरफ गनी हो सकता है कि अपना मौक़िफ़ भी पेश करें और इक़्तिदार एक बार फिर जो कई बरसों से उनके हाथ में है इस्तीफ़ा देकर उसको ख़त्म करने का ऐलान करें। हालांकि अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन लोकल मीडिया से ज़रूर इस तरह की रिपोर्ट अब तक सामने आई है। अच्छा जी, ज़रा फटाफट से आपको सुहेल शाहीन जो तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, इंटरनेशनल मीडिया को जो डील करते हैं, उन्होंने खबर रसा एजेंसी ANI के साथ एक तफसीली इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू के दौरान भारत के कई अहम और तीखे सवालों का जवाब सुहेल शाहीन ने दिया है। सबसे पहले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मिलिट्री प्रेजेंस, अगर भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर रखना चाहता है तो इंतहाई ख़तरनाक होगा, क्योंकि इससे पहले भी जिन मुल्कों ने वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस रखी थी, सीधे से अमेरिका की उन्होंने बात कही है, नेटो अफवाज की बात कही है, उनका हशर क्या हुआ है, तो जिम्मेदारी भारत पर होगी। सुहेल शाहीन का पहला सवाल का जवाब था। दूसरे सवाल के जवाब में जो वीडियोज़ एक वायरल हो रहा था, सिख कम्युनिटी पर तशद्दुद और दहशत की जो बात हो रही थी, सुहेल शाहीन का बयान भी उस पर आया और ये कहा गया कि जो झंडा, मजहबी झंडा वहाँ से सिख कम्युनिटी ने उतारा था, वो तालिबान ने नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी ने आज खुद इसको उतारा था। और जितनी भी मज़ाहिब वहाँ पर है, माइनॉरिटीज़ हैं, वो सेफ़ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी। और निशान साहब जो गुरुद्वारा अफ़गानिस्तान के अंदर था, उसे इज़्ज़त के साथ रखा जाएगा। शूरिश के फ़ौरन बाद सूरत हाल बेहतर होगी। और तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उनसे पूछा गया था कि क्या मुज़ाकरात भारत के साथ हो रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इशारों में इस बात को कह दिया है कि इंडियन डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी मज़ीद तफसीलात आना बाकी है। दोहा के अंदर आपको याद होगा कि जो भारत का वफ़द चला गया था, तो वहाँ पर ख़बर ये है
कि वहाँ पर एक अलहदा मीटिंग हुई है, ये सुहेल शाहीन का मानना है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि तस्दीक इसकी थोड़ी देर के बाद वो करेंगे कि लेकिन डेलीगेशन वहाँ आया था और तालिबान के कुछ लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर क्या कुछ तय पाया गया है इस पर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सवाल उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो तालिबान की खुफिया मदद भी करते हैं और उन्हें उनकी अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरफरिस्त आया है। तो उन्होंने इसको अज खुद जो सुहेल शाहीन है उन्होंने कहा कि ये सरीहन गलत है और तालिबान जिस तरीके से लड़ रहा है वो सबके सामने है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ हमारा था वो दुनिया भर के सामने था, तो इसलिए दरपर्दा हिमायत की किसी की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी और चौथी और बड़ी अहम बात जो थी वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई जबर और ज़्यादती नहीं है, तशद्दुद की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं बनेंगी, हुकूमत आवाम की आरा से बनेंगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो हमने मौक़िफ़ अपने दोहा के अंदर रखा है, यानी जो मसवदा तहरीर दोहा के अंदर किया है, उसी मसवदे के आसपास ही हुकूमत का क़याम होगा। फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहे हैं। एक डिटेल्ड इंटरव्यू है, ज़रूर दिन में भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो तालिबान के बाद अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे एक और बड़ी खबर की ओर। जी आसिफ। बिल्कुल, अफगानिस्तान की बात हो रही है तो अब उस मीटिंग के हवाले से बात करते हैं जिसमें माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फिर से डिस्कशन हो सकता है और ये मीटिंग नेटो के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच होने जा रही है। खबर ये है कि जहां पर नेटो ममालिक के जो सफारतकार हैं उनकी मीटिंग आज ब्रसेल्स के अंदर होने जा रही है और 30 जो नुमाइंदे हैं ब्रसेल्स के अंदर मीटिंग करेंगे, जिनमें जनरल सेक्रेटरी भी होंगे जो नेटो अफवाज को अभी तक लीड कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। और तालिबान की जो पेशकदमी है दारुल हुकूमत की जानिब वो मुसलसल जारी है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो उससे पहले क्या हिकमत अमली रहेगी। लेकिन जो बुनियादी मकसद है इस मीटिंग का नेटो ममालिक के सफारतकारों के, वो मीटिंग इसलिए काफ़ी अहम मानी जा रही है चूँकि जर्मनी समेत कई ममालिक की तरफ से जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि अपनी अफवाज दोबारा कुछ हिस्सों के अंदर काबुल के अंदर भेजने की तैयारी भी की गई, ऐलान कर दिया गया ऑफिशियली, इसलिए ताकि वहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल में दारुल हुकूमत के अंदर जो सफारतकार लोग हैं या अमला है उन लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला जाए, अपने अपने वतन उनको वापस लौटाया जाए। इसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और आज भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 से 5 बजे के बीच में ये मीटिंग होगी। ब्रसेल्स में 30 से ज़्यादा सफारतकार होंगे और मुख्तलिफ मालिक के, खासतौर से नेटो के जनरल सेक्रेटरी जो पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और ये खासतौर से प्लान बनेगा कि उन तमाम लोगों को जो बाहर के मुल्कों के अब काबुल में बचे हैं, जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहा है उनको वापस बहिफाजत कैसे अपने अपने घर पहुंचाया जाए। बात जब तालिबान की हो रही है तो बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा कनाडा की भी बताते हैं आपको, क्योंकि कनाडा ने भी अफगानिस्तान को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। कनाडा के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के मुताबिक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफगानियों को अब वहां पर शहरियत दी जाएगी। कनाडा के अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि कनाडा ने फैसला लिया है कि 20,000 अफगानी रिफ्यूजीज़ को वहां पर बसाया जाएगा। कनाडा की तरफ से ये बात सामने रखी गई और बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्टर है हरजीत साजन, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर एक MOU एक मुआहिदा तय पाया गया है मनजीत सिंह बुल्लर फाउंडेशन के साथ, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिख और हिंदू फैमिलियां हैं जो वहां से हिजरत करना चाहती हैं, अगर वो कनाडा आती हैं तो उनके लिए आइंदा 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम कनाडा हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। 20,000 अफगान रिफ्यूजियों को तालिबान की तरफ से जो पेशकदमी हो रही है, इसके बाद जो माइनॉरिटीज़ के अंदर दहशत और खौफ है, उसको देखते हुए कनाडा ने 20,000 अफगानी रिफ्यूजीज़ को, जिनमें सबसे बड़ी तादाद सिख और हिंदू माइग्रेंट्स को दी जाएगी, उन्हें प्रायोरिटी पर कनाडा के अंदर जगह मिल सकती है। तो ये बात तो थी जनाब अफगानिस्तान की। अब आते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रोग्राम के हवाले से और आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या कुछ प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। जी हाँ सर। बिल्कुल, सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और इस बीच आपको बताएं कि ऐलान लगातार हो रहे हैं। मुजाहिदे आज़ादी जो हैं उनको भी सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेमिनार्स कर उनको भी एजाज़ से नवाजने की बात कही है। 100 से ज़ायद लोगों की फहरिस्त बाज़ाब्ता तैयार कर ली गई है और ICMR ने भी अपने जो
मुशावरत थी वो करने के बाद सरकार के सामने ये जो फहरिस्त तैयार की गई है, 100 से ज्यादा लोगों के इसमें नाम शामिल हैं। उन तमाम लोगों को इसमें सरकार की तरफ से, चूंकि 75 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे तो आज़ादी के 75 रीजनल, 6 नेशनल और 2 बैनुल अक़वामी सेमिनार जो हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हो रहे हैं। 146 नामों का ऐलान हुआ है कुल मिलाकर, और 75 बरस जब अगले साल 2022 में जाकर मुकम्मल होंगे तो सरकार ने उन तमाम लोगों को जिनका नाम तो कई बार सामने नहीं आया लेकिन आज़ादी की जंग में बहुत कलीदी रोल उनका रहा, उनको भी सरकार की तरफ से हौसला अफजाई की जाएगी। उन सभी लोगों को भी एजाज से सरफराज मरकजी सरकार करेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR ने तकरीबन 140 से ज़्यादा नामों की फहरिस्त को तरतीब दिया है और हुकूमत के सामने रखा है, और हुकूमत ने अनसंग फ्रीडम फाइटर्स के नाम से इन्हें 75वें यौम आज़ादी के मौके पर एजाज़ात से नवाजने का ऐलान कर दिया है। 75 रीजनल, 6 नेशनल और 2 बैनुल-अक़वामी सेमिनारीज को इस बैनर के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा राहुल गांधी की भी करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पर भी कार्रवाई होगी, और बाज़ाब्ता तौर पर जहां ट्विटर ने पहले ही उनके ऑफिशियल अकाउंट समेत कई सीनियर कांग्रेस लीडरों के अकाउंट्स को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, वहीं पर अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तहरीरी शिकायत के बाद अब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा ने राहुल गांधी के खिलाफ महाज खोल दिया है। और आपको याद होगा कि यह मामला कब सामने आया, जब NCPCR ने उस पोस्ट को जो राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी चढ़ाया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ अस्मत रेजी हुई थी, उस पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और उसी कानून का हवाला देते हुए ट्विटर ने फिलहाल उन्हें सस्पेंड रखा। उसके बाद फेसबुक ने कार्रवाई की, और अब कार्रवाई की मांग जो है वो इंस्टाग्राम पर हो रही है। और माना जा रहा है कि राहुल के लिए जो अवामी राब्ता साइट्स के जरिए से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन्हें डीएक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि लगातार उन्होंने वायलेशंस की है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की खिलाफ वर्जी के पैदाइश में। अब ट्विटर, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम की बारी, और इंस्टाग्राम आज दिन में राहुल के अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। जी आसिफ, हो सकता है कि सारे उनके सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो अपने चाहने वालों के साथ राब्ते में रहते थे, वहां पर भी उन्हें बंद किया जा सकता है। ट्विटर पर अभी घमासान मचा ही था, जहां पर उनके साथ साथ कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो अब ट्विटर और फेसबुक पे भी कार्रवाई हो सकती है, और मुतासरा बच्ची की तस्वीर या उनके घर वालों की तस्वीर शेयर करने पर यह सारा जो तकरार बना है सरकार के बीच में पहले, और फिर राहुल गांधी की तरफ से इस पर इल्जामात भी आयद किए गए, लेकिन कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से की जा रही है। और इस तमाम के बीच में ट्विटर के जो MD थे हिंदुस्तान के अंदर, उनको हटाकर अमेरिका के अंदर अब नई जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर नए अफसरान, ठीक है जी, एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त आ रही है। जो NCPCR ने फेसबुक इंडिया के जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी ऑफिसर है सत्या यादव, उन्हें कहा गया कि वो 5 बजे जी 17 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे कि राहुल गांधी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो पोस्ट वीडियो किए गए हैं उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो ये डिटेल्स में साथ साथ भी आपको बताते चलूं, क्योंकि अब तारीख 17 अगस्त की सामने आई है। जी आसिफ, आगे बढ़िएगा। चलिए अब कोविड के हवाले से जरा आपको बात बताते हैं। चूंकि भारत के अंदर कोविड-19 की मुमकिन तीसरी लहर से बचने के लिए इकदाम तकरीबन हर रियासत और यूटी के अंदर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी लहर से थोड़ी सी निजात मिली, लेकिन मुमकिन तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार की तरफ से अब बच्चों को बचाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है और तैयारियां तेज की गई है। सरकार ने तकरीबन 5 से 6 रियासतों के अंदर मरकज की तरफ से जो तैयारी की गई है, अब वो ये कि पीडियाट्रिक के 2 बेड तकरीबन 6 रियासतों के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर लगाने की तैयारी है। ये उस वक्त हो रहा है जब सिर्फ बेंगलुरु के अंदर 11 रोज के अंदर 500 से ज्यादा बच्चे कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं और सरकार के कान खोल दिए हैं। इसलिए 6 से 7 रियासतें और यूटीज के अंदर इब्तदाई मराहिल में सरकार तैयारी कर रही है। सरकार ने पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड्स को लगाने के हवाले से कल रिव्यू प्लान लिया है और फाइनल प्लान एग्जीक्यूट किया है। फिलहाल 6 रियासतों के अंदर जहां पर कोविड ने बच्चों के ऊपर दस्तक दे दी है और ये 6 रियासतों के अंदर 60% बेड जो है दैट इज 75,275,218 बेड
बेड जो है वो ऑगमेंट किए गए हैं 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम के तहत, और गांव देहात तक इन बेड्स को रखने की कोशिशें जो है वो की गई हैं। और ये जो रियासतें हैं, 6 रियासतें जो हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के लिए 11,770, बिहार के लिए 9,920, आंध्र प्रदेश के लिए 9,595, उड़ीसा के लिए 8,206, असम के लिए 7,320 और झारखंड के लिए 5,798 बेड्स को मुख्तस रखने की बात, ऑक्सीजन बेड्स को रखने की बात रखी गई है। और जो इनपुट आया है, रिसीव किया गया है स्टेट से, जो एक्सपीरियंस सेकेंड वेव के दौरान हुआ था कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से बड़ी परेशानियां आईसीयूज़ के अंदर हुई थी, उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। और ये प्लान आईसीयूज़ के हवाले से 1000 बेड जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए मुख्तस रखे गए हैं आईसीयूज़ के अंदर, 4007 कर्नाटका के अंदर, 3021 महाराष्ट्र के अंदर, 2970 वेस्ट बंगाल के अंदर, 1884 तमिलनाडु के अंदर, 1583 मध्य प्रदेश के अंदर, और इसी तरीके से आंध्रा और दीगर स्टेट्स के अंदर भी इस चीज़ को रखा गया। फिलहाल ये उन स्टेट्स के अंदर तैयारी की गई है जहां पर एक या एक से ज़्यादा बच्चा इस वक्त कोविड का शिकार हुआ है, और यही वजह है कि हुकूमत ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। जुलाई 22 तारीख को 1,827.80 करोड़ रुपया स्टेट्स को रिलीज किया गया एडवांस के तौर पर, ताकि वो अपने प्रिपरेशंस को मुकम्मल कर सके, ऑक्सीजन और दीगर हेल्थ सिस्टम को बर वक्त रख सके। तो और ये रिव्यू मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि मुल्क भर के अंदर बच्चे कोविड का शिकार ना बने, इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी हैं और ज़ाब्ते इखलाकी खिलाफ वर्जी ना हो, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा गया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तरीके से गियर अप हो, मुल्क भर के अंदर शुरुआत हो गई है। चलिए, कोविड के बाद अब जरा जजों की तकर्री के हवाले से बात करते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि मुल्क भर के हाई कोर्ट्स के अंदर, यहाँ तक कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजों की कितनी कमी है, 34 में से आज के वक्त में कितने काम कर रहे हैं, आपके सामने डिटेल्स रखी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर जजों की तकर्री का मामला पिछले 2 सालों के अंदर चौथी बार मरकज ने कॉलेजियम का नाम मुस्तरद किया है, और ये उस वक्त हुआ है जहां पर सिर्फ एक दिन पहले अपने प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मरकजी सरकार की तरफ से कॉलेजियम पर संजीदगी से काम नहीं किया गया था। अदालत के सामने ये बात जब पहुंची थी तो अदालत ने इसका सख्ती से नोटिस लिया था, लेकिन यही मामला एक बार फिर पेश आया, चूंकि वजारत कानून ने एक बार फिर बताया जा रहा है कि कई लोगों के नाम भी आए कॉलेजियम के तौर पर, और कई लोगों की जजों के हैसियत से तकर्री होनी थी, लेकिन इनके नामों को मुस्तरद कर दिया गया, और 2 वर्षों के दौरान चौथी मर्तबा मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि जहां पर 2 साल में चौथी मर्तबा मरकज के सामने कॉलेजियम ने जो नाम तजवीज़ किए थे उन्हें वापस भेज दिया है, और जब ये वापस भेज दिया है इसके ऊपर कोई भी एतराज़ या कोई भी डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो मुतमईन हो सके। लास्ट मंथ लॉ मिनिस्ट्री ने रिटर्न कर दिया खजूरिया काजमी की फ़ाइल, जिस पर जिन्हें ये कहा गया था कि उनकी फ़ाइल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड की थी ताकि उन्हें इवेलुएट किया जाए जज के तौर पर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे वापस कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच था, एसए बोबडे, जस्टिस एसके कौल, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने सेंटर पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि जो कॉलेजियम की तरफ से सिफारिशात दी जाती है उन सिफारिशात पर मरकज़ी हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ जल्दी से नहीं देती है या उस पर फैसला नहीं करती है, जिसकी वजह से मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा पेश आ रही है। लेकिन अब की बार काज़मी का नाम दोबारा वापस आया, खजूरिया काज़मी का नाम जो है वो वापस आया। अब आप सोच रहे होंगे ये एडवोकेट खजूरिया काज़मी जो है ये कौन है जी? ये सीनियर एडवोकेट रहे हैं, और सीनियर एडवोकेट के साथ साथ ये सरकारी वकील भी रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नर टेन्योर में 2016 में इन्होंने अपने खिदमत अंजाम दिए। उसके बाद महबूबा लेड पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने अपनी खिदमत बहुत देर तक जारी रखी, उसके बाद उन्हें टर्मिनेट किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी सरबराही गीता मित्तल साहिबा कर रही थी, उसमें भी इनका नाम आया था। उसके साथ साथ जस्टिस ओसवाल साहब का नाम आया था, जावेद इकबाल वानी साहब का नाम आया था, और राहुल भारती का नाम आया था। इनमें कुछ नामों को क्लियर किया गया था और कुछ नामों को
दोबारा वापस भेज दिया गया था और उसके फ़ौरन बाद दोबारा से ये मामला चला। लेकिन आज एक बार फिर खबर ये है कि एक बार फिर कॉलेजियम की सिफारिशात को नज़रअंदाज मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किया गया है। जब जम्मू कश्मीर की बात हम आपको बता रहे हैं तो ज़रा बात 370 की भी आपको बताते चले, क्योंकि एक कानून जो हक़ इत्तलात कानून है उसके तहत 370 की फ़ाइल को लेकर मरकज़ के सामने सवाल पूछे गए थे और 370 की मनसूखी का मामला और फाइल के अंदर लिए गए फैसलों पर मरकज़ी हुकूमत ने साफ कर दिया कि CIC का जो कानून है, हक़ इत्तलात का जो कानून है, उसके तहत इस फाइल को नहीं दिया जा सकता है। सेंटर CIC ने रिजेक्ट किया है डिस्क्लोजर उस पील का और जो जम्मू कश्मीर के 370 से मुंसलिक की गई थी और ये कहा गया कि सिक्योरिटी के और नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनज़र इस मामले को हम आगे नहीं दे सकते हैं। यानी पूछा क्या गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक कौमी रोज़नामे के मुताबिक एप्लीकेशन एक मुँह की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि वजारत दाखिला उस कॉपी को दें और उन सभी फाइलों के नोट्स को दें जो कैबिनेट मीटिंग में लिए गए थे। यानी जब 5 अगस्त का फैसला हुआ था उससे पहले क्या 370 को मनसूख करना है, कैबिनेट के अंदर कोई चर्चा हुई थी और कैबिनेट ने उन फाइलों के अंदर क्या कुछ लिखा था वो सारी चीज़ें दें। और उसके बाद जब 5 अगस्त का डिसीजन हुआ तो उससे पहले और उसके बाद के फाइल पर जो मामलात हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक सर्टिफाइड नोट के तौर पर दिया जाए। जब ये PIL चला गया, जब ये अर्जी चली गई थी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास तो उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद अपील चली गई CIC के अंदर तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर YK सिन्हा ने इस पूरे मामले को उसी तरीके से लिया जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO की तरफ से कहा गया था कि एग्जेम्प्ट है जी, हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये मामला नेशनल इंटरेस्ट का है। और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास हुआ था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद और 31 अक्टूबर 2019 में जब अमेंडमेंट्स और लाई गई उसकी कोई भी तस्दीक शुदा कॉपी आपको नहीं दी जा सकती है। जो कुछ भी है वो ऑलरेडी आवाम के सामने है और जो कैबिनेट डिसीजन है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हक़ इत्तलात कानून के तहत सामने रखे जाए। तो ये मामला था जी 370 को लेकर जो फाइल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास थी। उन्होंने भी ये फैसला सुनाया कि इसमें जो मरकज़ी काबीना के अंदर की बात है वो आवाम को नहीं बताई जा सकती है क्योंकि राजदारी के मामलात होते हैं। जी चलिए अब सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। चूंकि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं जहां पर आज सरहद के उस पार यौम आज़ादी मनाया जा रहा, तो कल भारत के अंदर भी 74वां यौम आज़ादी मनाया जाएगा और इस हवाले से तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। जहां पर लाल किले की सबील से वज़ीर आज़म एक बार फिर मुल्क की आवाम से खिताब करेंगे और सरकार की हुसूलियाबियों पर भी नजर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तक तमाम लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर दीगर इलाके हों, सरहद के करीब रहने वाले इलाकों पर खासतौर से नजर सिक्योरिटी इदारों की है, एजेंसियों की है। और बात जरा ड्रोन के हवाले से करते हैं, चूंकि एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाकर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यौम आज़ादी पर फोर्सेज जब अलर्ट है तो नजर रखने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत अब LOC पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर जो मुसलसल ड्रोन की सरगर्मियां देखी गई हैं उस पर नजर रखने की कोशिश एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से की गई है। बैन अवी सरहद से लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसी तरह की सूरत हाल है। दरअंदाजी की कोई कोशिश हो, ड्रोन कहीं पर नकलो हरकत अगर करता नजर आए तो उस पर भी एंटी ड्रोन सिस्टम से नजर रहेगी और ये टेक्नोलॉजी नस्ब करने के लिए इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर फौज ने खास तौर से जो इकदाम किया है। और 27 तारीख को आपको याद होगा कि जम्मू एयरबेस पर जो कुछ हुआ, धमाके की आवाज़ सुनी गई और उसके बाद ड्रोन के मामला सामने आते रहे। मुश्तबा ड्रोन्स भी कई इलाकों के अंदर देखे गए, अफरा तफरी का आलम देखा गया। सिक्योरिटी एजेंसियां मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाती नजर आई, मकामी लोगों की मदद ली गई। लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर बचने के लिए इन तमाम चीज़ों से, चूंकि मरकजी वजारत भी लगातार वजारत दिफा हो, मरकजी वजारत दाखिला हो, वो जम्मू कश्मीर के इन सरहदी इलाकों पर नजर बनाए हुए थी और किसी तरह की सूरत हाल ऐसी ना बने जहां पर अमन कानून की सूरत हाल खराब हो या कोई नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेज को या शहरियों को उठाना पड़े। इस हवाले से इकदाम करने के लिए लगातार फौजी सतह पर भी तबादला ख्याल चल रहा था और इस बीच अब माना जा रहा है कि दोबारा से फौज की तरफ से, जहां पर इससे पहले मुख्तलिफ अजला के अंदर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मिलकर ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी तरह की कोई मशकूक नकलो हरकत होगी, खासतौर से
सरहद के उस पार से ड्रोन्स आने का जो इंकशाफ पुलिस की तरफ से किया जाता रहा, हथियार गिराए गए, इस तरह की इतलात मौसूल होती रही, उन तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए कुल मिलाकर ये माना जाए कि कई मकामात पर एंटी ड्रोन सिस्टम को नस्ब किया गया और सरकारी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 मकामात ऐसे हैं जम्मू सूबे से लेकर पंजाब तक जहां पर ये ड्रोन्स देखे गए हैं और यही वजह कि इस पूरी सरहद पर अब एंटी ड्रोन सिस्टम को नस्ब किया गया। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा यौम जमहूरिया की भी आपके सामने, यौम आज़ादी की भी आपके सामने रखेंगे और साथ साथ क्या कुछ चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर भी और शुमाल जुनूब में वादी कश्मीर में फोर्सेज एहलकारों की इजाफी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। तमाम जिला हेडक्वार्टर से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक 1 दर्जन के करीब ड्रोन शहर श्रीनगर पर नजर रखेंगे, जिसके लिए कामयाब तजुर्बा हो चुका है। जम्मू सूबे में भी कौमी शाहराएं फौजी छावनियों में तब्दील कर दी गई हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जहां पर मशकूक नकलो हरकत भी गुज़श्ता दिनों देखी गई थी और सिक्योरिटी के जहां पर इंतजामात की बात है तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SSF हो, जो SSB है, इसके अलावा आप राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार या फिर CRPF की मदद से और सिविल एजेंसियां तमाम इलाकों के अंदर मुतहरिक नजर आ रही हैं। खासतौर से इस बार चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तकरीबात का इनेकाद भी हो रहा था और श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जहां सबसे बड़ी तकरीब होगी कल सुबह, जहां पर कौमी परचम फहराया जाएगा, इस हवाले से तकरीब से पहले शहर के अंदर और बाहर तमाम रास्तों पर नजर सिक्योरिटी एजेंसियों की रखी गई है। ये एक तरफ की ऐसी सूरत हाल बनी है जहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर परचम कुशाई की जो रस्म है वो अंजाम देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ अजला में चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का आपके सामने जिक्र किया तो ऐसी सूरत हाल बनी है जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में एनकाउंटर्स हुए हैं और इन तमाम चीज़ों के बाद जम्मू पुंछ, जम्मू राजौरी, रियासी, कठुआ, उधमपुर और खासतौर से जो कौमी शाहरा है पठानकोट की तरफ से जो मेन एंट्री पॉइंट है कठुआ वाली साइड से, वहां पर तमाम तर इंतजामात नजर आ रहे हैं चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़दीक है, बैनुल अक़वामी सरहद भी नज़दीक है और दिल्ली और पंजाब के अंदर जब अलर्ट जारी किया गया है तो जम्मू कश्मीर तक सिक्योरिटी फोर्सेज की नज़र है और जो खुफिया इदारों को इतलात मिली है कि हो सकता है कि कुछ फौजी तनसीबात या जो अहम मकामात है, हसास मकामात माना जाता रहा, वहां पर टारगेट किया जा सकता है मिलिटेंट्स की तरफ से, तो उससे पहले ही कुल मिलाकर कल यौम आज़ादी की तकरीब होगी श्रीनगर के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब परचम कुशाई करेंगे, बात रखेंगे और जम्मू के अंदर जो मरकजी तकरीब है वहाँ पर RR भटनागर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर ख़ास हैं वो परचम कुशाई करेंगे और परेड पर सलामी भी लेंगे। इसके साथ साथ ज़िला सदर मकामात पर भी प्रोग्रामों का इनेकाद होगा, SDM लेवल पर प्रोग्रामों का इनेकाद होगा, ब्लॉक लेवल पर प्रोग्रामों का इनेकाद होगा और काफ़ी अरसे के बाद स्कूलों के अंदर भी कौमी तराना भी होगा और परचम कुशाई भी होगी। इधर कल हारी पर्वत किले के अंदर यानी मखदूम साहब इलाके के अंदर जो हारी पर्वत का किला है वहाँ पर भी शहर श्रीनगर के अंदर सबसे बुलंद तरीन कौमी परचम लहराया जाएगा जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद भी मौजूद रहेंगे। ये तो कल की तकरीबात के हवाले से बात है, लेकिन जरा बढ़ते हैं आगे। आपको ये भी बताते हैं चूँकि राजौरी से हमारे नुमाइंदे ने कुछ डिटेल रिपोर्ट फाइल की है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात भर हमारे नुमाइंदों की भी नजर रही है और सिक्योरिटी सूरत हाल क्या कुछ रही है ज़रा आपको बताते हैं। चूँकि अहम इलाके हैं जो राजौरी, पुंछ या फिर जम्मू सूबे के इन हिस्सों को जोड़ते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात और रात भर की तस्वीरें जहाँ पर सिर्फ 24 घंटे पहले ही एक सियासी लीडर को टारगेट भी किया गया था। क्या कुछ डिटेल्स हैं ज़रा राजौरी आपको लिए चलते हैं। मनाई जाएगी उससे पहले राजौरी में सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए गए। आप हमारे पीछे देख सकते होंगे ITBP के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त जगह जगह नाका लगाकर खड़े हुए हैं क्योंकि राजौरी में पिछले 15 दिनों की अगर बात करें हम तो 31 जुलाई को राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पर एक ID लगाई गई, जिसके बाद 6 जुलाई को राजौरी के थाना मंडी में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और कल 12 तारीख को BJP के लीडर के घर पर हमला किया गया, जिस हमले में एक 4 साल बच्चा जहाँ भाग हुआ और घर के बाकी लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यौम आज़ादी की तकरीब को देखते हुए इस वक्त राजौरी में सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। ये राजौरी के अंदर जाने वाला रास्ता है जिसका मंजर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस बार देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ITBP के जवान भी चारों तरफ आपको नजर आएंगे क्योंकि जम्मू पुंछ हाईवे है जहाँ से आना जाना गाड़ियों का और इस तरफ गाड़ी का रास्ता जो अंदर जाने का है। इसके साथ साथ हम आपको जम्मू के रूट का थोड़ा सा दिखाएंगे जहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार हलचल हुई क्योंकि 31 जुलाई को इसी जम्मू पुंछ हाईवे पर एक ID लगाई गई थी, जिस ID के बाद में जो फैसला किया गया उसके बाद
एनकाउंटर होता है और उसके बाद कल राजौरी में एक दिलदोज हादसा। चलिए जी, जमशेद मलिक बता रहे थे कि रात भर राजौरी पुंछ के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का था, क्योंकि यौम आज़ादी की तकरीब और यौम आज़ादी से कबल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर के अंदर धमाका हुआ था, जिसमें 4 साल बच्ची भी लुक में अजल हुई थी। उसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट पर। ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको यह भी बताते चले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक और फैसला लिया है, और इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन लोगों को एजाज़ देने की बात कही है, इनाम देने की बात कही है, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने खिदमात को अंजाम दिया है। और इस बार की बड़ी खबर जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 50 कोविड वॉरियर्स को यौम आज़ादी के मौके पर एजाजी तमगे से नवाजेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इस बात का खुद ऐलान किया कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, नर्सिंग ऑर्डरली, ड्राइवर्स और दीगर लोगों को यौम आज़ादी की तकरीब पर खुसूसी तौर पर नवाजा जाएगा। उन 50 लोगों के नामों का ऐलान कर दिया गया है जिन्होंने कोविड के दौरान हेल्थ केयर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को घर घर पहुंचाने की कोशिश की, 18 से 20 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र पैदल करके इस प्रोग्राम को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। और इसमें प्रोफेसर गुलाम जिलानी जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन जीएमसी अनंतनाग, उनका नाम सर फहरिस्त है। डॉक्टर राहुल गुप्ता जीएमसी जम्मू, उनका नाम है। डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह सीडी अस्पताल श्रीनगर, इन्हें दोबारा नवाजा जाएगा। इससे पहले भी एक एजाज़ इन्हें मिला था। डॉक्टर फयाज सोफ़ी सिक्किम सौरा के को नामजद किया गया है। डॉक्टर ताबील खान असिस्टेंट प्रोफेसर है सिक्किम सौरा के, इनको नाम किया गया है। MY जग्गू साहब है CMO अनंतनाग, इनके नाम का ऐलान किया गया। फारूक कुरैशी BMO टंगडार, इन्हें नामजद किया गया है गवर्नर साहब ने। तजम्मुल हुसैन CMO बड़गाम के नाम का ऐलान हो चुका है। हुमैरा नूर असिस्टेंट प्रोफेसर है GMC बारामूला के अंदर। राजेश्वर शर्मा मेडिकल सुपरिटेंडेंट CD अस्पताल जम्मू। डॉक्टर परवेज इकबाल वानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट किश्तवाड़। डॉक्टर यशपाल शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर JK MSCL जम्मू। डॉक्टर राकेश रैना कंसल्टेंट है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी के अंदर। ताजीन यूनिस गायनोकोलॉजिस्ट है PSC छानपोरा, आपको याद होगा कि गवर्नर साहब के साथ उन्होंने बात भी की थी। डॉक्टर अमरीश कोहली असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी कठुआ। डॉक्टर हरजीत रॉय ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के अंदर तैनात है। डॉक्टर तजम्मुल सिक्किम सौरा के अंदर है। डॉक्टर शाहिद हुसैन डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर के अंदर है। वसीम चौहान GMC राजौरी के अंदर है। अभय गुप्ता हेल्पलाइन 108 पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर थे। डॉक्टर मोहम्मद शफी SDH बिजबियारा अनंतनाग है। इरफान इकबाल SDH टंगमाग बारामुल्ला। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह मेडिकल ऑफिसर है। सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर WHO J&K, इन्हें एजाज से नवाजा जाएगा। सचिन गोखे ये जी गांधीनगर के हैं। अभी उसके साथ साथ S देवी ये सीनियर स्टाफ नर्स है रामबन के अंदर, इन्हें याद किया गया है। और उसके बाद तंजीला सीनियर ग्रेड नर्स है श्रीनगर के अंदर SMH अस्पताल के अंदर। मारिया विक्टोरिया स्टाफ नर्स है जम्मू। रफीका रशीद स्टाफ नर्स सौरा। अब्दुल रशीद वानी लैब टेक्नीशियन सुंबल। मुजफ्फर मकबूल लैब टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट श्रीनगर। रशीद हुसैन वानी सिक्किम सौरा। जावेद इकबाल SDH सोपोर। और इस तरीके से वो 50 नाम हमारे सामने हैं जिन्हें नर्सिंग ऑर्डरली से लेकर डॉक्टरों तक, और इसमें अब्दुल रशीद खान ड्राइवर CD अस्पताल श्रीनगर, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त खिदमत अपनी अंजाम दी थी। और गवर्नर ने इन 50 लोगों के नामों का ऐलान कर दिया है जिन्हें यौम आज़ादी की तकरीब पर एजाज से नवाजा जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए जी यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि फौजी सरबराह से लेकर कश्तवाड़ की सूरत हाल क्या कुछ है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने कश्मीरी पंडित माइग्रेटरों के लिए क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है।